हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल वी कॉमर्शियन। आज की क्लास में हम लास्ट क्लास के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कौन सा टॉपिक? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक को ही हम पढ़ रहे थे, उसका मीनिंग, फीचर, इम्पॉर्टेंस यहाँ तक पढ़ चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें पढ़नी हो प्लीज़ गो थ्रू इन आवर प्लेलिस्ट। वहाँ से आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आप उसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। आज की क्लास में बेसिकली हम टू टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसी टॉपिक के टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड सेकेंड वन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, राइट। सो पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कुछ, देन उसके बाद हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चे, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो बेसिकली अलग अलग एक्सपर्ट्स ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, तो उस बेसिस पर ही ऑर्गेनाइजिंग के रिगार्ड में दो कॉन्सेप्ट जो हैं वो प्रिविलेंट है, राइट। ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ खास नहीं बताते, बस इसी ऑर्गेनाइजिंग या किसी भी टर्म के मीनिंग को डिफरेंट एस्पेक्ट से एक्सप्लेन करते हैं। सो हम उन्हीं डिफरेंट एस्पेक्ट से ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन दो कॉन्सेप्ट के बारे में। पहले देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं ये, ठीक है। जो हमारा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट इज ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। दोनों ही कॉन्सेप्ट से वन बाय वन करके हम समझेंगे ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग को। आफ्टर दैट हम कंपेयर करेंगे कि आखिर दो प्रोसेस की, दो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। वाई वी स्टडीड टू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हम एक से भी तो हम अपना काम कर सकते हैं, बट स्टिल वी स्टडीड टू कॉन्सेप्ट। सो देखते हैं कि क्या है इन कॉन्सेप्ट के अंदर। पहले हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस। देखिए ये वर्ड क्या बोलता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस। इस कॉन्सेप्ट में हम ये कहेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि जस्ट हमने एक सिंगल वर्क किया और फिनिश हो गया, नहीं। देखिए जब मैंने ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग आपको बताया था, वहाँ भी ये कहा था कि ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं, देन डिवीज़न करते हैं, देन ग्रुपिंग करते हैं, देन क्या करते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, आफ्टर दैट हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो यानी इतने सारे काम कर रहे हैं। जब भी किसी सिंगल वर्क को करने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, यानी एक ही फंक्शन है बट उसके लिए हमें वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ रही हैं, तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि वो एक फंक्शन है, कि वो एक सिंगल फंक्शन नहीं है। रैदर देन वो क्या है हमारा, वो एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा है कि ऑर्गेनाइजिंग इज़ नॉट अ प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म जस्ट बाय अ सिंगल एक्टिविटी, इट इज़ अ चेन ऑफ वेरियस फंक्शन, राइट। कि यहाँ पर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि कंपनी का आफ्टर ऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि अगर मेरा पेन का बिजनेस, मैंने जैसे लास्ट क्लास में कहा था, तो इस पेन के बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव पता चल गया, मुझे पेन मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद मैं फिर डिसाइड करूँगी ना कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ मुझे अब परफॉर्म करनी होगी। मुझे रॉ मटेरियल ख़रीदना है, मुझे फिर उसका प्रोडक्शन भी करना है, देन उसकी सेल्स करनी है, उसके लिए मुझे फाइनेंस भी चाहिए, एम्प्लॉयज़ भी चाहिए, और क्या चाहिए, मुझे एडवर्टीज़मेंट वगैरह भी करनी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे काम करने हैं, यानी कि मैंने क्या किया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी डिफाइन कर ली, फिर उनकी ग्रुपिंग भी कर दी कि परचेज़ वाली के लिए एक अलग, सेम नेचर के लिए ग्रुपिंग कर दी, सेल्स और एडवर्टीज़मेंट को एक ग्रुप में डाल दिया। तो इस तरीके से क्या किया, ग्रुपिंग कर दी। उसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे, उन्हें काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। जैसे कि जो भी वेरियस डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको ये टारगेट पूरा करना है और इसके लिए आपको इतनी अथॉरिटी दी जाती है। साथ साथ क्योंकि जब बहुत सारे ह्यूमन बीइंग एक ही वर्क को करते हैं, तो ये ज़रूरी होता है बताना क्या, कि कौन किससे हमें ऑर्डर लेना है। अब देखिए आपको काम करना है, आपकी क्लास में ही सपोज, ठीक है, आप
स्टूडेंट हो, आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि मेरा क्लास टीचर कौन है जिससे मुझे सारे ऑर्डर मिलेंगे। तो यानी कि हमें एम्प्लॉयज़ को भी बताना होता है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड कौन है जिससे कि मुझे ऑर्डर लेना है, जिससे मुझे कोई भी क्वेश्चन है वो पूछना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भी बताएंगे कि कौन किसका बॉस है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो जब इतना सारा काम किया जा रहा है तो बेसिकली क्या है, प्रोसेस तो है ही, क्योंकि प्रोसेस में ही हम वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब देखिए इसके अलावा और क्या चीज़ है, ये जितने भी प्रोसेस हैं, आपने एक चीज़ देखी होंगी, सारे के सारे प्रोसेस ह्यूमन बीइंग से डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, राइट। परचेजिंग का काम ह्यूमन बीइंग कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कितने अच्छे से परचेज कर सकता है। प्रोडक्शन का काम कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग कर रहा है, राइट, क्योंकि सारा प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कितने एक्सपर्ट हैं हमारे एम्प्लॉयज़। फाइनेंसिंग का काम ह्यूमन बीइंग ही करेंगे, हमारे फाइनेंसिंग का काम, जो फाइनेंस अरेंज करना है वो भी ह्यूमन बीइंग करेंगे। सारे के सारे वर्क किस पे डिपेंड करते हैं, ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड कर रहे हैं। इवन ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं। किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स की कैपेबिलिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, उनकी नॉलेज पे डिपेंड कर रहे हैं, वो कितने अच्छे से काम करते हैं। अच्छा, सिर्फ ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी पे ही नहीं डिपेंड करते हैं, एक और चीज़ पे डिपेंड करते हैं। अब सपोज़ देखो, एक पर्सन है बहुत अच्छा सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे जब अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, या अगर हम कहें इस टाइम पे भी, वो बहुत अच्छा सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उसकी सेलिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, अच्छे से सेल कर सकता है, लेकिन लोगों के पास फाइनेंस की कमी है। तो क्या होगा, उसकी कैपेबिलिटी है, उसके अंदर उसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, उसके बाद भी वो सेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोगों के पास फाइनेंस नहीं है। वो क्या चाहते हैं कि फर्स्टली अपनी बेसिक नीड को पूरा करे। यानी कि ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी के साथ एक और चीज़ है जो इस प्रोसेस को अफेक्ट करती है, वो क्या है, हमारा एनवायरमेंट है जो कि हमारा इफ़ेक्ट करता है। आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा बिजनेस एनवायरमेंट, कि बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट, तो वही चीज़ बोला है, ऑर्गेनाइजिंग को भी इफेक्ट करता है ये एनवायरमेंट। अब इसमें दोनों ही एनवायरमेंट आ जाएंगे आपके, इंटरनल एनवायरमेंट भी होगा आपका और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी होगा। आप समझ रहे हैं, तो एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग दोनों ही चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, अपने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है वो कैसा है। देखो, जो भी चीज़ चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होगा उसे हम क्या कहते हैं कि ये चीज़ आपकी डायनामिक है। कैसी नेचर में है, डायनामिक है, यानी कि चेंजेबल है। तो हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, यानी ऑर्गेनाइजिंग कैसा है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस इज कंटेन डायनेमिक एलिमेंट। तो ये क्या करता है, अपने अंदर डायनेमिक एलिमेंट को कंटेन करता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग चेंज होता है। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट। चलिए आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब सेकंड कॉन्सेप्ट में भी इसी के मीनिंग को डिफाइन किया जा रहा है, लेकिन एक न्यू फिलॉसफी के साथ। ठीक है, देखते हैं क्या है वो न्यू फिलॉसफी और किस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए, सेकंड जो आपका फीचर है वो है ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। इसमें हमने कहा प्रोसेस नहीं है, ये तो वेरियस रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, स्ट्रक्चर है वेरियस रिलेशनशिप का। इसके अंडर हम सिर्फ क्या करते हैं, वेरियस पोस्ट क्रिएट करते हैं, अलग अलग पोस्ट क्रिएट करते हैं, वेरियस पोस्ट क्रिएट की जाती हैं, एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, इन पोस्ट को ही हम अथॉरिटी असाइन करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, देन उसके बाद उसे फुलफिल करने के लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी देते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आया कि यानी
इसके अंदर हमने कहा प्रोसेस नहीं है, एक ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, किसमें, वेरियस पोस्ट के अंदर, यानी वेरियस पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं और उनको हम क्या कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। हम बता रहे हैं कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, सारे के सारे रिलेशनशिप बताए जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में लोगों को मिल के काम करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जब क्योंकि यहाँ पर हमने वेरियस पोस्ट क्रिएट की हैं, तो ये पोस्ट जो क्रिएट की जाती हैं कैसे की जाती हैं, ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करके। तो बेसिकली ये नेचर में कैसी होती हैं, ये नेचर में होती हैं परमानेंट, परमानेंट होती हैं ये नेचर में, राइट। और अगर ये परमानेंट है नेचर में तो हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप इज डायनेमिक है या स्टैटिक है, जल्दी बताइए। तो ये स्टैटिक होगा नेचर में, राइट। सो ये कैसा होगा नेचर में, स्टैटिक होगा। देखो दोनों फिलोसोफर ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं। फर्स्ट वन कह रहा है कि डायनेमिक है और सेकंड वन ने कहा नहीं, पोस्ट तो रहती ही है, चाहे इस टाइम पे कैसा भी कोविड का टाइम पीरियड है, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन से अकाउंटेंट की पोस्ट को ही हम रिमूव कर देंगे या फिर वहाँ से सेल डिपार्टमेंट को ही रिमूव कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो पोस्ट क्रिएट है वो क्रिएटेड रहेगी। ये हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो पोस्ट वैकेंट हो, बट ऐसा नहीं होगा कि पोस्ट को ही हम अपनी कंपनी से रिमूव कर देंगे, वो वाला सिस्टम नहीं आएगा। इसलिए कहा कि ऑर्गेनाइजिंग एक स्टैटिक फंक्शन है, ये हमेशा फिक्स रहता है, रेयरली चेंज होता है। तो ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आए होंगे। लेकिन देखिए, कॉन्सेप्ट का समझना तब तक इनकम्प्लीट होता है जब तक उसके बीच कंपैरिजन नहीं किया जाए। आप कहोगे दोनों में सेम ही तो है मैम। हमने क्या किया, वर्क को आइडेंटिफाई किया। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके क्या किया, एक्टिविटीज़ वर्क को डिफाइन किया कि वर्क आखिर होगा क्या। तो वर्क आइडेंटिफाई कर लिया मैंने। देन उसके बाद क्या किया, मैंने डिवीज़न कर दिया। डिवीज़न करने के बाद ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग करने के बाद क्या किया, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। देन उसके बाद रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दिया कि कौन किसको रिपोर्ट देगा। तो दोनों में सेम काम ही तो हो रहा है। आपने एक में हाफ पार्ट बता दिया, एक में ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, एक में पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन काम तो दोनों में सेम ही हो रहा है। तो हम दो कॉन्सेप्ट का यूज़ क्यों करें, क्या डिफरेंस है इनके अंदर और क्या सिमिलैरिटीज़ है। तो चलिए पहले इसके बीच में हम कंपैरिजन पढ़ेंगे कि दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम पढ़ेंगे कंपैरिजन के बारे में। तो कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पहले हम देखते हैं सिमिलैरिटीज़। तो सिमिलैरिटी तो मैंने आपको अभी बता दी, राइट, कि सिमिलैरिटी है दोनों में ही। दोनों के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टोटल वर्क का डिवीज़न कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स बना रहे हैं दोनों के अंदर ही। दोनों के अंदर हमने क्या किया, होल वर्क को आइडेंटिफाई किया और उससे वेरियस ग्रुप क्रिएट किए। दोनों में ही टेंजिबल भी इंटेंजिबल भी दोनों ही तरीके की जो है एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, दोनों ही पार्ट हैं। मैन भी है, मशीन भी है, मनी भी है, साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, ये भी चीज़ें हैं। यानी दोनों में इनके बीच में रिलेशनशिप बताया जा रहा है। अब डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंसेस क्या है, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। डिफरेंसेस में क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एज ए प्रोसेस कहता है कि ये डायनेमिक है, राइट, यही इसका डिफरेंस है। ये डायनेमिक है, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता रहता है, इसलिए हमें इसे कॉन्टीन्यूसली करने की ज़रूरत है। और जिस चीज़ को कॉन्टीन्यूसली करना पड़ता है वो क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल पॉइंट है, मेन पॉइंट है, यानी आपको इसको कंसीडर करना होगा, इसके बिना कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ पर जो सेंट्रल पॉइंट है ना ऑर्गेनाइजिंग का, वो कौन है, वो ह्यूमन बीइंग है, मैन है। क्योंकि मैन के कंसीडर में, मैन को रिगार्ड करके ही हम सारी चीज़ें कर रहे हैं कि मैन की कैपेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जबकि दूसरे में हमने क्या बोला था, जो सेकंड था उसके अंदर हमने बोला था, सेकंड के अंदर हमने बोला था कि ये कैसा है, स्टैटिक है। स्टैटिक है तो यहाँ पर हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे थे, पोस्ट्स पे फोकस कर रहे थे, वेरियस पोस्ट पे, डिपार्टमेंट पे फोकस कर रहे थे। हम फोकस कर रहे थे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करनी है, लेकिन किसके रिगार्ड में, जल्दी बताओ,
पर्सन के रिगार्ड में हमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करनी है या पोस्ट के रिगार्ड में करनी है? तो यहाँ पर्सन के रिगार्ड में नहीं करेंगे, पोस्ट के रिगार्ड में करेंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि ये स्टैटिक है। ठीक है, यहाँ पोस्ट पर ज़्यादा जो है फोकस किया जा रहा है और वहाँ ह्यूमन बीइंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यही छोटा सा डिफरेंस है दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में। सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इस फर्स्ट पार्ट के रिगार्ड में कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, बहुत इजी, सिंपल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे डायरेक्टली केस स्टडी में भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे फटाफट से। ठीक है, सो देखिए जो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, अगर हम रटते नहीं हैं, नॉर्मली देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। तो देखिए इसके अंदर बेसिकली जब मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग बताया तो वहाँ पे क्या बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, उसके बाद हम वेरियस एक्टिविटीज़ जो भी परफॉर्म करनी है उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करके क्या करते हैं, हम वर्क का डिवीज़न करते हैं। तो पहला स्टेप भी यही है आपका, जो पहला प्रोसेस है वो यही है आपका। देखिए कि क्या है आपका, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। अब मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया वर्क को। आफ्टर दैट अब मैं क्या करूँगी, जो भी मैंने वर्क डिवाइड कर दिया उसका ग्रुपिंग करूँगी। यानी कि उसका ग्रुपिंग कर रही हूँ तो क्या करूँगी, ग्रुपिंग किया। और फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था ग्रुपिंग मतलब डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी मैंने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए। तो सेकंड स्टेप भी यही है, डिपार्टमेंट क्रिएट होगा। देन उसके बाद थर्ड क्या होगा, उन डिपार्टमेंट को मैं क्या दूंगी, थर्ड जो स्टेप आएगा वो आएगा उस डिपार्टमेंट को मैं ड्यूटीज़ दूंगी कि सेल डिपार्टमेंट को सेलिंग का काम करना है और जो फाइनेंस वाला है उसे फाइनेंस अरेंजमेंट करना है, परचेज वाले को क्या करना है, रॉ मटेरियल परचेज करके लाना है, कम प्राइस पे राइट टाइम पे प्रोवाइड कराना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, कम कॉस्ट पे करना है, टाइमली प्रोड्यूस करना है। सबको ड्यूटीज़ असाइन कर दी और लास्ट में ड्यूटी असाइन करने के साथ साथ और क्या करते हैं, रिलेशनशिप बताएंगे। तो इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो देखिए वही मीनिंग है, आप बस मीनिंग को ध्यान में रखिए, आधा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो चारों के चारों स्टेप वहीं से निकल गए, क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से सोचेंगे तो आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, सो चलिए इसी प्रोसेस को थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं, जिस भी बच्चे को कोई डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो पहला जो स्टेप आता है वो क्या है आपका, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक है, अब आप सपोज कीजिए कि पेन का नहीं, किसी और चीज़ का बिजनेस लेते हैं। तो किस चीज़ का लें, चलिए फ़ोन का। सपोज मेरा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। ठीक है, अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का मेरा बिजनेस है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे मैंने डिसाइड कर लिया मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड करते हैं। तो मैंने ऑब्जेक्टिव अपना देख लिया कि मेरा काम क्या है, मुझे मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अब इसके लिए मैंने सोचा कि क्या क्या काम करना पड़ेगा, माइंड में सोचने लगी। तो सबसे पहले यही ध्यान आया, मोबाइल बनाना है तो परचेज़ करो। तो मैंने परचेजिंग का काम किया। अब परचेज में क्या क्या चीज़ें परचेज होंगी, तो देखिए परचेज में आपका रॉ मटेरियल परचेज होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे हम। परचेज में दो चीज़ें होंगी, एक तो रॉ मटेरियल परचेज होगा, सेकंड आपका क्या होगा, कुछ मैन्युफैक्चर्ड जो भी आपके बने हुए पार्ट्स हैं, तो कुछ मैन्युफैक्चर पार्ट्स आप परचेज करोगे। ये दोनों काम करोगे, क्योंकि कुछ चीज़ें आप मोबाइल में बनी बनाई भी जो है लगाते हो और कुछ चीज़ें यूज़ करोगे और कुछ चीज़ें जो कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में लाके खुद मैन्युफैक्चर करते हो, दोनों ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज हो गया। इसके बाद और क्या नेक्स्ट एक्टिविटी होगी, तो इसके बाद अब प्रोडक्शन ही करूँगी डेफिनेटली, तो प्रोडक्शन का काम होगा। ओके,
अच्छा, फिर और क्या करूँगी मैं? अब इसके बाद देखो जब प्रोडक्शन की बारी आएगी, प्रोडक्शन तो करते ही हैं, लेकिन क्या इमीडिएटली सेल हो जाता है? नहीं, इमीडिएटली नहीं सेल होता है, उसको हम क्या करते हैं, गोडाउन्स में रखते हैं। तो एक और काम होगा वहाँ पर, स्टॉकिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स। गुड्स को हम क्या करेंगे, उनकी स्टॉकिंग करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद हमें सेल करना है, लेकिन सेल करने से पहले कस्टमर को अवेयर तो करना होगा। आपके टीवीज़ में आप एड्स देखते हो ना, फ़ोन्स में ऐड देखते हो, टीवी में ऐड देखते हो, मोबाइल फ़ोन या वेरियस प्रोडक्ट की। तो अब क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट की जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट। तो ये हो गया एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ओके। अब इसके बाद और क्या करेंगे हम? अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो आएगा एडवर्टाइजमेंट के बाद, सेल करेंगे। अच्छा, सेल के अलावा और कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंस की ज़रूरत है, तो हम एक और काम करेंगे, क्या करेंगे? फाइनेंस के लिए हम फाइनेंस का यूज़ करेंगे, फिनेंस का। तो यहाँ लिख लीजिए, फाइनेंस की एक एक्टिविटी होगी। अच्छा, इसके साथ साथ इतना सारा काम हो रहा है, तो अकाउंटेंसी की भी ज़रूरत होगी, तो एक अकाउंट का काम, अकाउंटेंट की भी ज़रूरत होगी। और क्या चाहिए, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है, तो एचआर डिपार्टमेंट भी होगा। तो मैंने सारी की सारी एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कर ली हैं। अब एक्टिविटीज़ सारी आइडेंटिफाई हो गई हैं, अब क्या करूँगी, सेम नेचर की एक्टिविटीज़ का ग्रुप बनाऊँगी। देखिए, परचेज वाली, रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन वाली, दोनों की दोनों को कहाँ पे डालूँगी? तो चलिए इसको समझते हैं एक फिगर की हेल्प से, जो कि नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया गया है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है। क्योंकि पहले स्टेप में आपको सिर्फ इतना ही करना है, वर्क को आइडेंटिफाई करना है आपको और उसका डिवीज़न करना है, वो काम मैंने कर लिया। अब उनकी ग्रुपिंग करूंगी, जो सेम नेचर के वर्क है उन्हें एक डिपार्टमेंट में जो है पुट करूंगी और एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट करूंगी, एक ग्रुप बनाऊंगी, उसे ही डिपार्टमेंट कहूंगी। तो उसे ही हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करनी है मोबाइल फ़ोन्स की, राइट। तो अब देखो, उसके लिए रॉ मटेरियल मैंने एक्टिविटी बता दी थी, रॉ मटेरियल परचेज करना है, मैन्युफैक्चर पार्ट्स है, दोनों ही किस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, परचेज डिपार्टमेंट में। आफ्टर दैट प्रोडक्शन करना है, ठीक है, और उसकी स्टॉक भी बनाना है, तो स्टॉक भी रखना है इकट्ठा करके, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। साथ के साथ अगर रिसर्च का वर्क है तो उसे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी पुट कर सकते हैं, या फिर अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन तीनों को एक डिपार्टमेंट के अंदर रखा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देन हमने और कैसे ग्रुप बनाया, तो एडवर्टाइजमेंट और सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मैंने कहाँ पे पुट किया है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। सिमिलरली फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग और उससे रिलेटेड अदर जो भी एक्टिविटीज़ है वो आपकी कहाँ जाएंगी, तो वो आपकी जाएंगी किसमें, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। और एम्प्लॉयज़ का अरेंजमेंट ऑफ पर्सनेल, यानी एम्प्लॉयज़ का अरेंजमेंट कहाँ जाएगा आपका, आप कह सकते हो पर्सनेल डिपार्टमेंट में या फिर एचआर डिपार्टमेंट में। तो समझ आया डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब क्या है, कि जो सेम नेचर की एक्टिविटी है उन्हें सेम ग्रुप में या सेम डिपार्टमेंट में पुट करना, उसमें रखना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, ये तो ठीक है डिपार्टमेंटलाइजेशन वाला पार्ट, लेकिन आप एक चीज़ और देखिए कि अगर सपोज़ मेरा बिजनेस सिर्फ मोबाइल फ़ोन का नहीं है, मेरा बिजनेस इसके अलावा मैं टेक्सटाइल का भी करती हूँ, ठीक है, तो टेक्सटाइल का बिजनेस भी मेरा है, तो टेक्सटाइल का है, तो अब ऐसे केस में क्या होगा, अब ऐसे केस में दो यूनिट हो जाएंगी और हर एक डिवीज़न के लिए अलग डिपार्टमेंट, यानी मोबाइल फ़ोन के लिए एक डिवीज़न बना दूंगी मैं, ठीक है, और टेक्सटाइल के लिए अलग से एक डिवीज़न बना दूंगी। अब इन दोनों डिवीज़न में फिर सारा का सारा जो ऊपर इमेज में प्रोसेस बताया है वो अलग अलग होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी दोनों डिवीज़न के लिए वर्क अलग अलग तरीके से होगा। समझ आया? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अगर देखो एक ही प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ मोबाइल फ़ोन कर रहे थे, तो मैं क्या कहूँगी, अगर मेरा सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो उसके लिए मैं बोलती हूँ कि क्या है, ये हमारा
फंक्शनल, इसे मैं कहूँगी फंक्शनल डिपार्टमेंट। ये आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है, तो इसे फंक्शनल डिपार्टमेंट कहते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट हो, तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हो, तब हम क्या कहेंगे, अगर सपोज़ 2 प्रोडक्ट हैं या उससे ज़्यादा, तो हम कह देते हैं डिविजनल डिपार्टमेंट। डिविजनल क्यों कहा, क्योंकि अभी बताया ना, सेल की मोबाइल वाले की एक डिवीज़न बना दी और टेक्सटाइल की एक डिवीज़न, तो इसलिए उनके डिपार्टमेंट को भी हमने नाम दे दिया डिविजनल डिपार्टमेंट। इतना समझ आया होगा आपको। ये सेकेंड प्रोसेस था आपका ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है बच्चे, चलिए थर्ड प्रोसेस पे चलते हैं हम। अब तीसरा काम क्या होता है, आपको पता है, सारे के सारे वर्क की हम ग्रुपिंग कर चुके हैं, डिपार्टमेंट क्रिएट हो चुके हैं। अब डिपार्टमेंट जब हमने बना दिए, तो उन डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। राइट, उन्हें हम क्या देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए क्या देंगे, अथॉरिटी भी देंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि अथॉरिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करनी चाहिए, ना ही ज़्यादा अथॉरिटी हो ना ही कम अथॉरिटी हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दोनों का मैच होना मैंडेटरी होता है। तो जैसे कि अगर सेल डिपार्टमेंट है, तो सेल मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करो। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रोडक्ट मैनेजर को, तो उसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, प्रोडक्शन अच्छे से किया जाए। ठीक है, और परचेज मैनेजर को टास्क दिया जाएगा कि आप गुड्स परचेज करो। सभी को उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग टास्क दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और अथॉरिटी दी जाएगी। तो ये इस स्टेप के अंदर होता है। देन अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, सारे काम हो गए। अब जो है लास्ट स्टेप है हमारा इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। देखिए, जब भी एक डिपार्टमेंट में या कोई भी काम एक से ज़्यादा लोग मिलके कर रहे होते हैं, तो वहाँ ये बताना ज़रूरी होता है कौन किसका बॉस है और किससे किसको ऑर्डर लेना है। राइट, ये बहुत मैंडेटरी होता है जब बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे आपने देखा है, आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, टीचर को अगर 5 मिनट के लिए क्लास से बाहर जाना है, तो क्या करेंगी, किसी एक स्टूडेंट को मॉनिटर बना देते हैं। राइट, उसे ये ड्यूटी दी जाती है कि क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करो, यानी वहाँ पर उसे अथॉरिटी दे दी है, हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो हमने सुपीरियर नहीं बनाया, लेकिन उसको टास्क दे दिया है, तो सभी को उसकी बात माननी पड़ेगी उस टाइम के लिए। समझ में आया? तो इसी तरीके से होता है स्कूल में। अगर हम बात करें, सब अथॉरिटी दे देते हैं कि प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल के पोस्ट पे जो भी है, वो सारे टीचर्स को जो है सारे टीचर्स को बताएंगे कि उनकी क्या ड्यूटी है, कौन से सब्जेक्ट का किस टीचर को वर्क करना है। जितने भी अरेंजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिसीजन है वो लेंगे, यानी कि हमने बता दिया ये सुपीरियर है, ये उसके सबऑर्डिनेट है। और जो अदर टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स को पता है कि हमें अपने क्लास टीचर या अदर टीचर्स को फॉलो करना है, तो वो उनके सुपीरियर हैं। तो इन सेम वे में ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि सेल मैनेजर, सेल डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें पता होगा कि हमें अपने जितने भी ऑर्डर्स रिसीव करने हैं वो सेल मैनेजर से लेने हैं। परचेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को पता है हम रिस्पॉन्सिबल है किसके रिगार्ड में, परचेज मैनेजर के रिगार्ड में रिस्पॉन्सिबल है। हम उनसे ऑर्डर रिसीव करेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे, अगर कोई भी रिपोर्ट देनी है उन्हें देंगे। समझ आया? तो इस तरीके से जब ज़्यादा लोग होते हैं तो हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश करते हैं, क्लियरली डिफाइन करते हैं कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। सो बेसिकली यही 4 फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर। आई होप आज के दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं आपको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपकी स्टडी में ये चैनल थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सके। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।